This call is now being recorded. This call is now taking notes. बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? बताओ जरा। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा रुक जाओ, 1-2 मिनट रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा रुक जाओ, 1-2 मिनट रुकते हैं, फिर क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1-2 मिनट रुकते हैं ताकि और भी स्कूल के बच्चे ज्वाइन हो जाएं। तो जस्ट 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, आप लोग 1 मिनट रुक जाओ। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आज बतिंडा के बच्चे नहीं है क्या? बतिंडा, एक मिनट रुक जाओ बच्चों आप लोग। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ बच्चों आप लोग। हाँ, अभी कुछ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, अभी बच्चे कुछ ज्वाइन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकते हैं। यस, मेरिटोरियस तलवारा। आप लोग कैंप में जा रहे हो बच्चों? कैंप में जा रहे हो आप लोग? यस, बढ़िया। कहाँ पे जा रहे हो आप लोग कैंप में? कहाँ पे लग रहा है आप लोग का कैंप? कब से स्टार्ट होगा आप लोग का कैंप, बताओगे मुझे भी? मुझे भी आप लोग बताओगे कब से स्टार्ट हो रहा है कैंप? सर 19 से। चलो बढ़िया है, बढ़िया। आप लोग बेस्ट करो। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकते हैं और 1 मिनट रुक जाओ। तो दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, बढ़िया। तो बच्चों जो आज का चैप्टर है ना, आज का चैप्टर मैं बता देता हूँ बच्चों। आज का चैप्टर है इक्विलिब्रियम। क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम। जस्ट 1 मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट समथिंग, 1 मिनट बच्चों। एक मिनट बच्चों, स्क्रीन। जस्ट 1 मिनट बच्चों, कुछ ग्लिच आया, प्रॉब्लम आई है। जस्ट 1 मिनट रुकना आप लोग। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? सभी बच्चों, इसको आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? एक बार बताओ, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना बच्चों? दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखो, केमिकल
इक्विलिब्रियम। मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा करके लिखता हूँ, आप लोग को शायद इतना छोटा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको मैं ना थोड़ा सा और बड़ा करके लिखता हूँ। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। सिंपल सी बात बताओ, आप लोग ने ये बताओ स्कूल में पढ़ा है क्या केमिकल इक्विलिब्रियम? एक बार बताओ बच्चों, थम्स अप करो अगर स्कूल में पढ़ा है तो। स्कूल में पढ़ा है आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम? बोलो। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है स्कूल में आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? तो देखो क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन आप लोग जानते होंगे। अब इसमें देखो मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या बताता हूँ? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको क्या बताता हूँ? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन बच्चों दो टाइप के होते हैं, जरा ध्यान से देखना। रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ हीट। क्या होता है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ऑन द बेसिस ऑफ हीट। और दूसरा क्या होता है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ हीट और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब जरा ध्यान से देखना, ऑन द बेसिस ऑफ हीट पे ना बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक पहला होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है बच्चों? एंडोथर्मिक। जस्ट हाँ, पहला होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। और दूसरा क्या होता है बच्चों? एक्जोथर्मिक। क्या होता है बच्चों? एक्जोथर्मिक। क्लियर है? क्लियर है। और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में देखना, पहला होता है रिवर्सिबल। पहला होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। पहला होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। क्या किसी को कुछ भी डाउट्स है इसमें? कुछ भी डाउट्स है? या आप लोग जानते हो ना एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है? मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया था। तो बच्चों थर्म में आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में बताया था। जस्ट अभी और भी बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ रहते हैं। सांगरूर अभी ज्वाइन हुआ, देखो। तो यहां तक क्लियर है। अब पहला बात ऑफ हीट। ऑन द बेसिस ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो इसमें पहला लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ये लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ऑन द बेसिस ऑफ हीट। बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ हीट पे हमने दो तरीके पढ़ा था, कि एक्सोथर्मिक पढ़ा था और एक एंडोथर्मिक पढ़ा था। तो उसमें पहला लिख लेते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, ऐसा रिएक्शन जिसको करने के लिए हमें हीट देते हैं, हम हीट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोथर्मिक बोलते हैं। इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की कम होती है। इसमें क्या होती है बच्चों? प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट कम होती है। तो आओ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक चीजें बता देता हूं। इसमें क्या होता है बच्चों? डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच इसमें पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। और ध्यान से देखना, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? एचपी माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो सिंपल सी बात बताओ बच्चों, प्रोडक्ट की एनर्जी मैंने बोला इसमें क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है। अब हम एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस पे इंथैल्पी रखते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं बच्चों? इंथैल्पी रखते हैं। सॉरी, वाई एक्सिस पे इंथैल्पी रखते हैं, इंथैल्पी। और एक्स एक्सिस स्टेट ऑफ रिएक्शन क्या रखते हैं बच्चों? स्टेट ऑफ रिएक्शन। अभी भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। स्टेट ऑफ रिएक्शन, स्टेट ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से देखो इसका कैसा ग्राफ बनता है। जब भी एंडोथर्मिक होगा ना, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। अब आप लोग ध्यान से देखना, यहां से ऐसे ग्राफ जाएगा और ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट किस में जाता है बच्चों? प्रोडक्ट में जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे रिएक्टेंट हो गया।
अब जो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है ना, इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, डेल्टा एच, जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी। क्लियर है? क्लियर है। अब ये इतना हो गया। अब हमने फिर से बोला कि जो हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है बच्चों, रिएक्टेंट से ज्यादा है। इसमें आप लोग पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, पहला पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। किसी को कुछ भी डाउट, ये लिख लेना आप लोग, ठीक है, लिख लेना। किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं, तो इतना आप लोग कर देना। अब दूसरा आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में क्या क्या होता है बच्चों, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा फ्यूजन। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, वेपोराइजेशन। क्लियर है? ये डन है। अब बात कर लेते हैं एक्जोथर्मी की। किसकी बात करते हैं बच्चों? एक्जोथर्मी की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। दूसरा हमारे पास है एक्जोथर्मिक। बच्चों एक्जोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। एक्जोथर्मिक में क्या होती है बच्चों, हीट रिलीज होती है। इस केस में हमारे पास डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी होता है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखो, डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट इक्वल टू माइनस वी। क्लियर है? यानी कि हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आप बताओ बच्चों, इस केस में हमारे पास जो रिएक्टेंट है ना, उसकी एनर्जी क्या होती है, उसकी एनर्जी ज्यादा, सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। मैंने उल्टा लिख दिया। हमारे पास प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है बच्चों, इसमें ज्यादा होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी देखो, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो आओ इसमें भी एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास स्टेट ऑफ रिएक्शन, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंथैल्पी, ठीक है। स्टेट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी। यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या है आपके पास, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसे ही ग्राफ बनता है, और रिएक्टेंट से किस में जाता है, प्रोडक्ट में जाता है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है बच्चों, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। तो ध्यान से देखो, यही हमारे पास डेल्टा एच है, जो कि नेगेटिव में आता है। क्लियर है बातें सबको? इस केस में पहला पॉइंट लिख लो, इस केस में जो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा कम होता है किससे, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सभी को? क्या सभी को मेरी बातें क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मेरी बातें क्लियर है। अब देखो, इसमें कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, कंबस्शन रिएक्शन। बच्चों आपने कंबस्शन रिएक्शन पढ़ा होगा, कंबस्शन रिएक्शन। दूसरा जरा देख लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब आओ बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो जरा ध्यान से देखना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में बच्चों दो टाइप का मैंने बताया। पहला क्या बताया हमने, रिवर्सिबल, और दूसरा इरिवर्सिबल। तो इसमें हम स्टार बना लेते हैं, लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें पहला क्या है बच्चों, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आओ बात कर लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाता है। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास N2 है और हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया।
तो कुछ इसका एरो ऐसे बनता है, एक तो प्रोडक्ट की साइड जाएगा, दूसरा रिएक्टेंट के साइड आएगा। तो कुछ ऐसे बनता है, हमारे पास क्या हो जाता है 2NH3 हो जाता है, N2+3H2। एक प्रोडक्ट के साइड जाएगा, दूसरा रिएक्टेंट के साइड, क्या हो जाता है बच्चों 2NH3। क्लियर है मेरी बातें? आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। तो एक रिएक्टेंट की तरफ जाता है और एक प्रोडक्ट की तरफ आता है, तो हमारे पास ये ऐसे बन गया। तो जब ऐसे साइन आएगा ना आपको, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, दूसरा एग्जांपल आप लोग देख लो। H2+I2 गिव्स क्या हो जाएगा 2HI। H2+I2 गिव्स 2HI। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? इरिवर्सिबल रिएक्शन की। ध्यान से देखो, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जनरली अगर मैं बात बोलूं ना, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में यही पढ़ना होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होता है बच्चों? रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, किसके बारे में हमें पढ़ना होता है बच्चों? केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना होता है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन में जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या पॉइंट होता है, जरा ध्यान से देखना। केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्ट बैक, यानी कि एक बार जो प्रोडक्ट में चला जाता है ना, दोबारा रिएक्टेंट में नहीं आता है। रिवर्सिबल में क्या था कि हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता था, और क्या होता था, प्रोडक्ट फिर से किस में आता था? रिएक्टेंट में आता था। लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। मैं दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना इरिवर्सिबल में क्या केस होता है। ध्यान से देखो, तो हमारे पास जैसे कि मान लो AgNO3 है। अब AgNO3 में आपने क्या किया? NaCl मिला दिया, तो क्या बन जाएगा बच्चों? जरा ध्यान से देखो, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। बच्चों ये जो भी सिंगल एरो होता है ना, उसमें दोबारा प्रोडक्ट में नहीं आता, सॉरी, दोबारा एक बार प्रोडक्ट में चला गया तो बैक नहीं होता है। दोबारा अगर प्रोडक्ट में चला गया तो वो बैक नहीं होता है। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, और इसी को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले मैं अब बताता हूं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम ध्यान से देखना आप लोग। इक्विलिब्रियम यहां पे लिखता हूं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, आपने पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम क्या देखा है बच्चों? पेंडुलम आपने देखा होगा। यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे लटका दो, और यहाँ पे एक पेंडुलम टाइप का होता है। वो इतना दूर राइट में भी जाता है और सेम उतना दूर लेफ्ट में भी जाता है। इतना दूर क्या जाता है बच्चों? राइट में भी जाता है और उतना ही दूर लेफ्ट में भी जाता है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है ना सबको? क्लियर है, राइट में भी जाता है और लेफ्ट में भी जाता है। ये क्या है बच्चों? पेंडुलम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जरा एक और चीज जरा ध्यान से देखना। हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। ये तो पहला एग्जांपल है और ये दूसरा एग्जांपल। देखो, अपने पोजीशन से राइट में जाएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर राइट में जाएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा। तो आप बताओ, सेम पोजीशन को दोहरा रहे हैं क्या? वो होता है इक्विलिब्रियम। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो कि एक मॉल है। ये क्या है बच्चों? एक मॉल है। मॉल है, ठीक है, मॉल है। कोई भी DLF मॉल ले लो, कुछ भी ले लो। इसमें क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो। इसमें हर 10 सेकंड में इसमें पहले से 100 लोग मौजूद है। कितने हैं बच्चे? 100 लोग पहले से मौजूद है। अब हर सेकंड में 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग एंट्री कर रहे हैं और 10 लोग बाहर जा रहे हैं। हर सेकंड में कितने बच्चे आ रहे हैं बच्चों? 10 लोग नए लोग आ रहे हैं, और पुराने लोग जो अंदर 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, उसमें से 10 लोग जा रहे हैं। फिर से सुनो, इसमें होता क्या है कि हमारे पास मॉल में 100 लोग पहले से हैं। अब नए लोग 10 लोग आ रहे हैं, और जो पुराने 100 लोग बचे थे उसमें से 10 लोग जा रहे हैं। आप बताओ हर टाइम उस मॉल में कितने लोग प्रेजेंट रहेंगे? हर टाइम ये कौन बताएगा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ बच्चों, हर टाइम उस मॉल में कितने लोग रहेंगे? 100% ही रहेंगे। क्या सबको क्लियर है क्या? बिल्कुल 100% ही रहेंगे। वो इसलिए 100% रहेंगे क्योंकि लोग निकल रहे हैं। हाँ बताओ, बिल्कुल अच्छा जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया। तो मतलब हमेशा 10 लोग निकल रहे हैं, तो 10 लोग क्या हो रहे हैं बच्चों?
एंट्री कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे संख्या कम नहीं हो रही थी, ये भी इक्विलिब्रियम है और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिखो इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस, अगला हेडिंग डालो, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें लिखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या लिखते हैं बच्चों? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम लिखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबसे पहले हम कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी हमने एक रिएक्शन ले लिया, A प्लस बी, और ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मान लेते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट यानी कि आर बी। ठीक है, अब जैसे मान लो A प्लस बी है ना, वो C प्लस डी में बन गया, C प्लस डी में बन गया। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से इसमें क्या देखना है कि हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है ए बी, हमने डब्बे में ए बी को मिलाया, ध्यान से देखो हमने डब्बे में क्या मिला दिया? ए और बी को मिला दिया। तो आप बताओ ये बाद में सी प्लस डी बनेगा? बिल्कुल बनेगा, सी प्लस डी बन जाएगा। अब जब हमने ए और बी को मिलाया तो वो धीरे धीरे मिक्स होना स्टार्ट किया और सी और डी बना लिया, और जब सी और डी बनाया ना बच्चों, तो फिर से सी डी टूट के फिर से ए बी में चला गया। पहली बात सुनो, ए और बी मिलके सी और डी बनाया, और फिर से सी डी टूट के क्या बना लिया बच्चों? ए बी में फिर से क्या हो गया बच्चों? मिक्स हो गया। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ? कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। अब जरा ये बताओ कि मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास ए 50 था, ए और बी मिलके 50 थे, ए और बी मिलके क्या थे बच्चों? स्टार्टिंग में 50 थे। तो सिंपल सी बात है, जब टाइम 0 था तो डब्बे में केवल और केवल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो उस टाइम होगा नहीं। जब टाइम हमारे पास 0 रहेगा तो डब्बे में केवल और केवल क्या रहेगा बच्चों? रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट तो उस टाइम रहेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा रिएक्टेंट रहेगा उतना ही ज्यादा तो प्रोडक्ट में जाएगा ना। ध्यान से देखना, जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट में जाएगा ना। ये बातें क्लियर है आप सबको? जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट में जाएगा। तो मान लो कि पहले हमारे पास कितना था? 50 हमारे पास रिएक्टेंट में था, तो उस टाइम प्रोडक्ट में 0 था, क्योंकि टाइम 0 था, क्योंकि प्रोडक्ट उस टाइम बना नहीं था। अब जरा बाद में आओगे थोड़ा सा, तो 50 माइनस 20 कर लेते हैं, तो 20 टूट गया। तो 20 टूट गया तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? यहाँ पे कितना बचेगा? 20 ही तो बनेगा ना। 20 टूटा है तो 20 ही तो बनेगा ना, 20 बनेगा। पहले 50 था, 50 में से 20 टूटा तो 20 प्रोडक्ट बन गया। अब जरा ध्यान से देखना, तो अब यहाँ पे कितना बचा? अब यहाँ पे हमारे पास 30 बचा। कितना बचा बच्चों? 30 बचा। अब फिर से जो प्रोडक्ट वाला 20 था ना, प्रोडक्ट बन गया। आप बताओ अगर रिएक्टेंट 100 होता तो प्रोडक्ट 40 बनता, अगर 200 होता तो वो कितना बनता बच्चों? 80 बनता। तो इसलिए कि हमारे पास अगर हमारे पास रिएक्टेंट है, उसको प्रोडक्ट में भेजना है, तो जो भी रेट होगा हम उसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब मान लो प्रोडक्ट बन गया 20, अब इसमें से 5 टूट गया, 5 टूटा तो कितना बना बच्चों? 15 बचा। तो आप बताओ 5 टूट के किस में चला गया? हमारे पास रिएक्टेंट में चला गया। तो अब 30 से या 35 हो गया? बिल्कुल हो गया। फिर जैसे ये 35 हुआ फिर से इससे 5 टूट गया, फिर से ये 30 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? ये 5 टूट के ये 20 बना लिया, फिर से 5 टूट के इधर गया, फिर 5 टूट के इधर गया, फिर 5 टूट के। तो होता क्या है ना, पहली बात तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, ऐसे टूट के बनता है। तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि 5 टूट के रिएक्टेंट, 5 टूट के प्रोडक्ट, जैसे जो मैंने मॉल वाला बताया, मॉल वाला। पहली बात तो उसको कुछ टाइम लगेगा सेटल होने में, कुछ भी टूटा, कुछ इधर से बना, कुछ इधर से टूटा, कुछ इधर से बना, और फिर जब एक टाइम फिक्स हो जाएगा ना, तो उसके बाद 5 ही टूटेगा, 5 ही आएगा। 5 ही टूटेगा, 5 का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 20 कुछ भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। क्या सबको समझ आया या फिर से बताना पड़ेगा? क्या सबको समझ आया या फिर से बताना पड़ेगा? चैट बॉक्स में बताओ आप लोग।
रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फिर से देखो। जैसे कि मान लो हमारे पास ए है और ए से किस में जा रहा है बच्चों, बी में जा रहा है। ए से किस में जा रहा है बच्चों, बी में जा रहा है। हमारे पास रिएक्टेंट ए से किस में जा रहा है बच्चों, बी में जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, ए से हमारे पास बी में जा रहा है। अब सिंपल सी आपको एक बात बताना है, जरा ध्यान से देखना। मान लेते हैं स्टार्टिंग में ये 80 था, कितना था बच्चों, 80 था। जब टाइम हमारे पास 0 था तो 80 था, और ये कितना था बच्चों, 0 था। अब मान लो टाइम कुछ टाइम हो गया, मान लो कि 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड कुछ भी हो गया, तो जाहिर सी बात है 80 से टूट के कुछ ना कुछ खत्म होगा। मान लो 50 टूट गया, मान लो कि 40 या फिर, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं 45 बचा। इसका मतलब आप बताओ बच्चों, 35 तो प्रोडक्ट में चला गया ना। अरे 45 बचा तो 35 तो प्रोडक्ट में चला गया ना, प्रोडक्ट में चला गया। अब सिंपल से एक बात फिर से बताना। अब क्या होता है ना कि एक आता है टी इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन आता है। उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट में से मान लेते हैं 10 टूटा, तो अभी 35 से 10 टूटा तो कितना होगा बच्चों, 25 होगा। और इधर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। जैसे ही 55 होगा इधर से फिर 10 टूट जाएगा, तो इधर फिर से 35 हो जाएगा। फिर से 10 टूटेगा, ये 55 हो जाएगा। फिर से 10 टूटेगा, फिर ये 35 हो जाएगा। आप जरा एक बात बताना कि क्या आगे बढ़ने वाली जो स्पीड है पीछे वाले बढ़ने की स्पीड के क्या बराबर है क्या? क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है क्या? जितनी स्पीड से आगे जा रही है उतनी स्पीड से पीछे आ रही है। तो जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाना, उसी स्टेज को क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये तो आपने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, एक स्टार बनाओ, स्टार बनाओ और लिखो एट अ सर्टेन स्टेज, या फिर मैं ऐसे लिखता हूं, इनिशियली रिएक्शन बिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, initial reaction being the forward direction, but as the concentration of product but as the concentration of product increase reaction also being to occur in backward direction, also brings to occur in backward direction, in backward direction। ठीक है, क्लियर है बातें, क्लियर है। तो एक बार प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है, लेकिन एक सर्टेन स्टेज आता है, एक ऐसा स्टेज आता है कि जब जितनी स्पीड से आगे बढ़ता है उतनी स्पीड से क्या होता है बच्चों, पीछे भी आता है। तो जरा ध्यान से देखो, एट अ सर्टेन स्टेज, एट अ सर्टेन स्टेज, एट अ सर्टेन स्टेज, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन being becomes equal to the rate of backward reaction, rate of backward reaction known as equilibrium state। क्या बोलते हैं बच्चों, known as equilibrium state। ठीक है, तो एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाते हैं बच्चों, बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। तो जरा देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेज, एट इक्विलिब्रियम स्टेज, एट इक्विलिब्रियम स्टेज
ध्यान से देखना, एट इक्विलिब्रियम स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। तो आओ एक ग्राफ बना लेते हैं, आओ एक ग्राफ बना लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास एक यह ऐसा कुछ है, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, टाइम लिख देते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लिख देते हैं बच्चों, रेट लिख देते हैं। तो आप बताओ कि जब हमारे पास ऊपर हमारे पास मान लेते हैं रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट टाइम बढ़ने पे कम होगा, टाइम बढ़ने पे क्या होगा बच्चों, कम होगा। जैसे हम ए से बी ले लेते हैं, टाइम बढ़ने से क्या होगा बच्चों, कम होगा। और प्रोडक्ट टाइम बढ़ने से क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो हम प्रोडक्ट वाले को क्या कर रहे हैं, ऐसे बढ़ा रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो हमारे पास बच्चों एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो हमारे पास यह RF है और ये RB है, और इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी। किसी को कुछ भी डाउट्स है, किसी को कुछ भी डाउट्स है, कोई डाउट नहीं ना, कर लोगे ना, कर लोगे, कर लोगे आप लोग, ठीक है, कर लोगे। आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, कर लोगे ना, बिल्कुल कर लोगे। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो आप लोग। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या चीजें, जरा ध्यान से देखना। 2HI gives H2 plus I2, ठीक है, ये हो गया। या फिर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, बैकवर्ड से फॉरवर्ड में जा रहा है, या फिर H2 plus I2 इक्विलिब्रियम में किसके है बच्चों, 2HI के इक्विलिब्रियम में। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, आप सभी में किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, कर लोगे ना, कर लोगे बच्चों, कर लोगे, ठीक है, कर लोगे। कर लोगे, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा, आपको कुछ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आप लोग को मोलर मास निकालना आना चाहिए। अब थोड़ा पार्शियल प्रेशर के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो गैस वाला आएगा ना, उसमें दिक्कत होगा, ठीक है। गैस के पार्टिकल आएंगे बच्चों ना, तो उसमें थोड़ा सा भी दिक्कत होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्शियल प्रेशर के बारे में। पार्शियल प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो जैसे कि मान लो हमारे पास एक डब्बा है, बड़ा सा क्या है बच्चों, एक डब्बा है ऐसे, और इस डब्बे में हमारे पास कई सारे गैस हैं। H2 गैस है, N2 गैस है, और क्या है बच्चों, और भी सारे गैस है, O2 गैस है। ये सभी क्या है बच्चों, गैस है। अब ये बताओ, जब ये सभी गैस हैं, तो क्या सभी गुब्बारे पे या फिर इस डब्बे पे क्या प्रेशर लगाते होंगे क्या अपना इंडिविजुअल। ये H2 अलग प्रेशर लगाता होगा, N2 अलग प्रेशर लगाता होगा, और O2 अलग प्रेशर लगाता होगा। मान लेते हैं जो H2 प्रेशर लगाता है वो PH है, और जो N2 प्रेशर लगाता होगा वो क्या है बच्चों, PN है, और O2 जो प्रेशर लगाता है वो PO है। तो आप बताओ टोटल प्रेशर क्या होगा बच्चों, टोटल प्रेशर। तो जो पीएच प्रेशर लगाएगा वो अलग होगा, पीएन भी अपना कुछ लगाएगा, और कौन लगाएगा बच्चों, पीओ भी अपना कुछ प्रेशर लगाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया हमारे पास टोटल प्रेशर। लेकिन एक तरीके से हमसे पूछेगा कि इंडिविजुअल हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितना प्रेशर लगाता है। ये भी तो पूछ सकता है ना कि हाइड्रोजन कितना प्रेशर लगाता है इंडिविजुअल। ध्यान से सुनना मेरी बातें, पूछ सकता है कि हाइड्रोजन इंडिविजुअल कितना प्रेशर लगाता है।
तो आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? हाइड्रोजन कितना प्रेशर लगाता है, बता सकता है क्या कोई? बता सकता है? तो बच्चों अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं ना, पीएच की बात करूं, तो हमारे पास क्या होगा? पीटी माइनस पीएन माइनस पी नॉट। क्लियर है? क्या होगा बच्चों? पीटी माइनस पीएन माइनस पी नॉट। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं, ऐसे हो गया? ठीक है, हो गया। अब देखो क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। मान लो एक और तरीका हमें निकालने का, एक और तरीका कौन सा है? जैसे कि मान लो H2 हमारे पास, मान लेते हैं कि N1 मोल है, N2 हमारे पास क्या है बच्चों? N2 मोल है, और O2 हमारे पास क्या है बच्चों? N3 मोल है। देखो पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब मैंने बोला इंडिविजुअल हाइड्रोजन कितना लगाएगा, इंडिविजुअल नाइट्रोजन कितना लगाएगा, और इंडिविजुअल ऑक्सीजन कितना लगाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है? हाइड्रोजन कितना लगाएगा, नाइट्रोजन कितना लगाएगा, और ऑक्सीजन कितना लगाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। आई होप मेरी बातें आप सबको समझ आ जाएंगी। समझ आ गई क्या? बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास N1 हो गया, N2 हो गया, और N3 हो गया। ठीक है? अब जरा एक बात देखो, एक बात देखो, आप बताओ अगर हमें H2 का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो मोल फ्रैक्शन H2 का क्या होगा? मोल फ्रैक्शन H2 का होगा, N1 को ऊपर कर लो और डिवाइड बाई क्या कर लो? N1 प्लस N2 प्लस N3। N1 को ऊपर कर लो और N1 डिवाइड बाई क्या कर लो? N1 प्लस N2 प्लस N3। अब देखो, अब हमारे पास N2 वाले का देख लो, हमारे पास N2 का क्या होगा? ध्यान से देखना। तो हम क्या करेंगे कि N2 का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। तो ध्यान से देखो, अगर हमें पार्शियल प्रेशर, अगर मान लेते हैं अगर हमें पार्शियल प्रेशर पीएच का निकालना हो, तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन पीएच होगा और इनटू टोटल प्रेशर होगा। ये हमारे पास, इसी को बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है किसी को, तो उसका मोल फ्रैक्शन उसके टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। जैसे मान लो पार्शियल प्रेशर हमें नाइट्रोजन का निकालना हो, तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन और इनटू टोटल प्रेशर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? अरे कर लोगे आप लोग? कर लोगे? तो बच्चों पार्शियल प्रेशर का हमारे पास डिफिनीशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर ध्यान से देखना, पार्शियल प्रेशर का डिफिनीशन क्या होता है। तो बच्चों पार्शियल प्रेशर यही होता है, इट इज द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, इट इज द प्रेशर ऑफ, it is the pressure of an individual ध्यान से देखो, it is the pressure of an individual gas in the gaseous mixture, in the gaseous mixture। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हुई। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? कुछ भी डाउट किसी को? कुछ भी डाउट किसी को बताओ? कर लोगे आप लोग ये? अरे कर लोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मुद्दे की बात पे आते हैं। जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा मुद्दे की बात पे आते हैं। ध्यान से देखो, डाल्टन्स लॉ तो हमने पढ़ लिया। अब जरा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करके दिखाओ। अब जरा मैं ना आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करके दिखाओ। डिटरमाइन द डिटरमाइन द डिटरमाइन द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस एंड SO3 गैस in the gaseous mixture of equal mass। चलो
जरा एक बार आप लोग इसको करके बताओ, एक बार करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। एक बार आप लोग करके बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। सभी कोई सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। एक बार करके बताओ, ये करके बताओगे ना तभी आगे हम लोग और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पार्शियल प्रेशर का बहुत ही ज्यादा रोल है। इस चैप्टर में बच्चों पार्शियल प्रेशर का बहुत ही ज्यादा रोल है। तो आप इसको करो, फिर मैं आगे और बताता हूँ। बताओ भाई क्या होगा। 5.2। और भी बच्चे बताओ। अन्वी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे। और भी बच्चे बताओ। अच्छा, काफी अच्छा लगा। और भी बच्चे बताओ क्या होगा। बाकी बच्चे बताओ क्या होगा। 5/2। और भी बच्चे बताओ क्या होगा। और भी बच्चे बताओ क्या होगा। और भी बच्चे बताओ क्या होगा। हो गया। देखो, ध्यान से देखो। मान लेते हैं हमने बोला इक्वल मास बोला है, ठीक है। हमने क्या बोला है बच्चों, इक्वल मास बोला है। तो हम लिख लेते हैं मास ऑफ O2 इक्वल टू मास ऑफ SO3। हमने क्या ले लिया, x ग्राम ले लिया। कितना ले लिया बच्चों, x ग्राम ले लिया। अब हम क्या निकालते हैं, इसका मोल निकालते हैं। मोल ऑफ O2 कितना होगा, जरा बताओ। x डिवाइड बाई O2 कितना ग्राम होता है बच्चों, 32 होता है, ठीक है। इसका मोलर वेट कितना होता है बच्चों O2 का, 32 होता है। अब जरा ध्यान से देखो, ये मोल ऑफ O2 हो गया। अब हम निकालते हैं मोल ऑफ SO3। मोल ऑफ SO3। आप बताओ, इसको भी तो गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर वेट, तो गिवन वेट हमने x मान रखा है। मोलर वेट कितना होगा, जरा आप बता दो मोलर वेट कितना होगा बच्चों। तो SO3 का सल्फर का होता है हमारे पास 32 होता है, और हमारे पास 3 ऑक्सीजन है तो 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। अब जरा ध्यान देखो, हमने मोल निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, मोल निकाल लिया, इसके बाद हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इंटू टोटल प्रेशर। हाँ जी बच्चे बताओ, बताओ क्या पूछ रहे हो। और अगर हम, हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 कर लेते हैं। अब SO3 कर लेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 इंटू PT हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन मान लो, और ये दूसरा इक्वेशन। आप क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, PT से PT। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ
SO3। तो आप बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन को कैसे डिफाइन करोगे? मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ SO3 और डिवाइड बाय मोल ऑफ SO3 डिवाइड बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ SO3। तो आप बताओ बच्चों, मोल ऑफ SO3 से मोल ऑफ SO3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोल ऑफ SO3। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ, कुछ भी डाउट है किसी को तो बताओ जरा। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? अब जरा ध्यान से देखो, मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है? मोल ऑफ ऑक्सीजन हमने अभी ऐसे निकाला था x/32 और डिवाइड बाय ये x बाई क्या हो जाएगा बच्चों? 80 हो जाएगा। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 80 बाई आएगा 32। अब हम क्या करते रहे, 16 से कट कर देते, तो 16 से कट करेंगे तो हमारे पास ये ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो हमारे पास 5/2 क्या होगा बच्चों? फाइनल आंसर होगा। यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? 5/2 क्लियर है? क्लियर है। एक और क्वेश्चन दूं, आप लोग बताओगे क्या? सेम तरीके से एक और क्वेश्चन दूं, आप लोग बताओगे? बिल्कुल। चलो एक और क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग, एक और क्वेश्चन नोट कर लो। आप लोग एक और क्वेश्चन नोट कर लो। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास? मोल ऑफ H2, ध्यान से देखो, 2 moles of H2 gas and 8 moles of CH4 gas are present in closed container, are present in closed container. क्लोज कंटेनर, ठीक है। एट अ टोटल प्रेशर of 2 atm, calculate the partial pressure of H2 and CH4। बताओ बच्चों क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताओ क्या होगा, फास्ट, जल्दी फास्ट करो, फास्ट करो, जल्दी बताओ क्या होगा। क्या आएगा आंसर? पॉइंट 4 एंड 1.6। और भी बच्चे बताओ। देखो सिंपल सी जरा बात ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास कुछ डाटा दिए हुए हैं, तो उस डाटा के हिसाब से देखते हैं। 2 moles of H2 and 8 moles of CH4 are present in closed container at total pressure of 2 atm, calculate the partial pressure of H2। सिंपल सी बात है, हमारे पास पार्शियल प्रेशर H2 का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन H का होगा और टोटल प्रेशर होगा। तो ध्यान से देखो, H का मोल फ्रैक्शन 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल हमारे पास 10 हो जाएगा, और PT हमारे पास कितना दिया हुआ बच्चों? 2 दिया हुआ है, कुछ इतना ही दिया हुआ ना, इतना ही दिया हुआ है। तो आप बताओ कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 10, यानी कि क्या आ जाएगा 0.4,
किसी को कोई प्रॉब्लम? 0.4 ATM। और दूसरा देखो बच्चों, दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है? दूसरा हमारे पास दिया हुआ है CH4। तो पार्शियल प्रेशर CH4 का कैसे निकालेंगे? CH4 का बच्चों मोल 8 है और टोटल मोल कितना है बच्चों? 10 है। और टोटल प्रेशर कितना है बच्चों? 2 है। तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा? 16/10 यानी कि 1.6 ATM। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, कुछ भी किसी को डाउट्स हो तो बताओ आप लोग। क्या सबका सही है? सबका सही है? हो गया सबका? सबका सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सबका सही है, ठीक है, सबका सही है। तो आप लोग इतना पढ़ के आना, और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग बूट कैंप एंजॉय करो, उसके बाद हम लोग जो कैंप होगा ना उसके बाद क्लासेस चलेंगी। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको पहले से ही, क्योंकि जितना मुझे उम्मीद है हैप्पी न्यू ईयर के बाद ही होगा, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय करना, अच्छे से पढ़ाई करना, जहां भी कैंप में पढ़ना। जिन बच्चों का लुधियाना जा रहा है पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करना अच्छे से, आप लोग टाइम वेस्ट ना करना। ओके।